हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में आप लोग ये पढ़ चुके हो कि कैसे हमें, है ना, मैट्रिसेस में हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे हम लोगों ने माइनर और कोफैक्टर निकाला था, है ना। तो ये दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बताई थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि इसी को हम आगे यूज करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो एक माइनर था, माइनर को हम किससे डिनोट करते थे? कैपिटल MIJ से, है ना। और कैसे निकालना है आपको पता है। और उसी तरीके से हम कोफैक्टर हमने डिफाइन किया था। कोफैक्टर को हम कैसे निकालते हैं? AIJ, और AIJ क्या होता है? -1 टू द पावर I प्लस J इंटू MIJ, ठीक है। और ये किसका निकलता है? किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट का, है ना। तो फॉर एन एलिमेंट AIJ, है ना। तो ये दोनों चीजें किसके लिए निकलती है? एलिमेंट के लिए निकलती है कि अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है तो उसके लिए आप माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को ये याद रखना कि ये दोनों चीजें किसके लिए वैलिड है? ये AIJ एलिमेंट के लिए ये दोनों निकल रहा है, ठीक है। तो AIJ के कॉरस्पॉन्डिंग एक आप माइनर निकाल सकते हो और एक कोफैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। तो कोफैक्टर में ऑलरेडी एक माइनर वाला टर्म आपका ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। साथ ही लास्ट क्लास में हमने आपको एक प्रॉपर्टी भी बताई थी, किसकी? एलिमेंट और कोफैक्टर की, याद होगा आपको? एलिमेंट और कोफैक्टर की। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको याद रखना। इसको हम लोग अभी जस्ट आगे यूज करने वाले हैं। तो एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है। इफ लिख लो, इसी पॉइंट्स को फिर से एक बार बना देता हूं मैं, ठीक है। कि क्या था इसमें कि अगर हमारे पास कोई रो के एलिमेंट्स है, उसको हम उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लिख लो, फिर से उसी पॉइंट को लिख लो जो मैंने लास्ट क्लास में लिखा था। इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, ठीक है। जो चीज रो के लिए वैलिड है वही चीज कॉलम के लिए भी वैलिड है। इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ the corresponding elements of same row or column, है ना। तो अगर आप किसी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, आर मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पे कोफैक्टर लिख लो, कोफैक्टर मिसिंग है, कोफैक्टर्स, है ना। द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सेम रोज एंड कॉलम, है ना। देन their sum will be the value of determinant, है ना। लास्ट क्लास में आपको ये बताया था, है ना। और कैसे आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हो, ये बस उसी का डेफिनेशन था। तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा था उसी को हम लोगों ने अलग अलग करके लिखा था, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं कि जैसे अगर हमें कोई बोलता है A11, है ना, A12, A13, और इसी के कोफैक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, A11, कैपिटल A12 और कैपिटल A13, और तीनों को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। और इसी को आप क्या बोल सकते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसी को आप क्या बोल सकते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो ये सब अलग अलग सिंबल है लिखने का, ये आप ध्यान रखना। क्लियर है? तो सेम रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसी रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से आपके पास कितने पॉसिबिलिटी हो जाएगा? 6 पॉसिबिलिटी हो जाएगा, है ना। तो डिटर्मिनेंट को निकालने के हमारे पास 6 तरीके होते हैं, याद होगा।
तो ये मैंने किसके अबाउट निकाला, ये मैंने फर्स्ट रो के अबाउट निकाला। अगर मैं सेकेंड रो के अबाउट निकालता तो क्या होता, A21 A22 प्लस A23, ये वैल्यू भी आपको क्या देगा, डिटर्मिनेंट ही देगा। अगर थर्ड कॉलम के अबाउट निकालो तो भी आपको क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे स्मॉल a होगा, है ना, A32 प्लस, देखो मैं एलिमेंट और साथ में उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, ये वैल्यू भी कितनी आएगी, डिटर्मिनेंट ही आएगी, है ना। तो ये मैंने क्या किया, तीनों रो के अबाउट ओपन कर दिया। अगर आप तीनों कॉलम के अबाउट ओपन करते तो क्या होता, तो कॉलम ले लेते हैं, A11 को किसके साथ करेंगे, A31 है ना, कॉलम मैंने सेम रखा और इसी के को फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करो, आपको कितना मिलेगा, डिटर्मिनेंट ही मिलेगा, है ना। तो सेम एलिमेंट को अगर उसी के को फैक्टर से, सेम रो से, ठीक है, डिफरेंट रो से नहीं, तो आपके पास हमेशा क्या मिलेगा, इस टाइप से एलिमेंट मिलता जाएगा, ठीक है। तो A22 कैपिटल A22 A, है ना, इसको ऐड कर दो यहाँ पे, A फर्स्ट रो, सॉरी सेकेंड कॉलम कर रहे हैं, तो सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट क्या होगा, A12 हो जाएगा, ठीक है, A12 A22 A32 और इसको इसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, फिर से आपको क्या मिलेगा, डेल्टा ही मिलेगा, है ना। और वैसे ही अगर A13 प्लस A23 प्लस A33, यहां से आपको फिर से क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिलेगा, है ना। तो मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का हम किसी भी रो या कॉलम के अबाउट कर सकते हैं। तो अगर 3x3 का मैट्रिक है तो 3 रो और 3 कॉलम होंगे, है ना। तो आप उसमें से किसी के अबाउट भी ओपन कर सकते हो। तो इस टाइप से आपके 6 पॉसिबिलिटी बनती है ना। तो देखो इन सब में क्या है कि रो और जो हमने एलिमेंट लिया है और उसी का को फैक्टर लिया है, ठीक है, सेम एलिमेंट उसी का को फैक्टर, सेम एलिमेंट उसी का को फैक्टर, है ना। और इस सब में यही चीजें है, सेम एलिमेंट को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है। और इसी का सेकेंड पार्ट था, इसी का सेकेंड प्रॉपर्टी बताया था, वो भी लिख लो, लास्ट क्लास में ये सब मैंने डिस्कशन किया था। इफ दी, है ना, और ये चीज आप प्रूव भी कर सकते हो, आपके बुक में क्वेश्चन वगैरह भी दिया हुआ है। इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम is multiplied with the cofactors of other row or column, then their sum would be 0, ठीक है। तो यहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये सेकेंड प्रॉपर्टी, और यही दोनों प्रॉपर्टी हम लोग अभी आगे इनवर्स निकालने के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बताया था कि ये चीज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें इनवर्स निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे 3 रो ले लेता हूं मैं, A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, A31 A32 A33, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका कॉरस्पॉन्डिंग मैं ये निकाल रहा हूं, ठीक है, इसका मैं कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर मैट्रिक्स निकाला, ठीक है। तो A21 कैपिटल A21, है ना, और यहाँ पे देखो A कैपिटल A31 32 और 33। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास ये 6 इक्वेशन है, ठीक है, मैं इसको 6 इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, 1 2 3, है ना, यहाँ पे मेरे पास 4 है, यहाँ पे बस 5 है, यहाँ पे मेरे पास 6 है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग
एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है ना। तो अगर मैं 1 मल्टीप्लाई बाई 4 लिखता हूं तो इसका मतलब ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे देखो कि अगर आपके पास ये है, इसमें अगर आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर मैं ABCD लिख देता हूं, मान लो इधर मैं A लिख दिया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो ये ABC मेरे पास 3 है और इधर 1 2 3 में। अब देखो अगर आप 1 को A से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट मिलेगा, क्योंकि मैंने देखो सेम रो को सेम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या मतलब है ना? इसका 1 into 1 का मतलब क्या हो गया कि A11 into A कैपिटल A11 है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके मैं ऐड कर रहा हूं, यहां पे बस मैं सिंबल के फॉर्म में लिख दे रहा हूं, प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13 है ना। तो यहां से आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? डेल्टा ही मिलेगी, है ना। अगर आप 1 को B से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि देखो फर्स्ट रो को मैंने दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है ना। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी कि आप अगर ये लिखते हो है ना, A11 को आप A21 से मल्टीप्लाई करोगे, A12 को आप A22 से मल्टीप्लाई करोगे और A13 को आप A23 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 0 आएगी। क्लियर है? क्योंकि हमने एक एलिमेंट को उसके दूसरे के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। तो ये समझ में आ रहा है आपको सिंबल के फॉर्म में कि मैं क्या लिख रहा हूं। मैं डायरेक्टली अब यहां से लिख दे रहा हूं ताकि इतना कैलकुलेशन मुझे बार बार नहीं लिखना पड़े। यहां से करोगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सेकेंड में देखो, सेकेंड को अगर आप A से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकेंड को आप अगर B से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट मिलेगा, है ना। और थर्ड के टर्म में देखो, सेकेंड को अगर आप C से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0 मिलेगा, क्योंकि उल्टा हो गया, है ना। वैसे ही आप थर्ड में आप देखोगे, है ना, थर्ड को आप A से मल्टीप्लाई कर सकते हो, थर्ड को आप B से मल्टीप्लाई कर सकते हो और थर्ड को आप C से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और आप ये देख सकते हो कि कौन सा 0 होगा, कौन सा नॉन 0 होगा। तो कौन सा 0 होगा? ये दोनों 0 होगा और यहां से फिर आपको डेल्टा की वैल्यू मिलेगी। तो ये देखो टोटल 9 केसेस मेरे पास बना। ये किसके लिए मैंने किया? सिर्फ रो के लिए। सेम टाइप से आप कॉलम में भी देख सकते हो कि अगर मैं इस कॉलम को अगर मैं इक्वेशन मान लूं, अगर मैं इक्वेशन इस तरफ मान रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं, मैं इधर इस टाइप से लिख देता हूं। ये मेरे लिए हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। वैसे ही यहां पे भी मेरे पास इक्वेशन 1 है, इस टाइप से मैं बस ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? वर्टिकल डायरेक्शन में भी ले सकते हो, यानी आप कॉलम वाइज ले सकते हो। तो अगर मैं इसको एक इक्वेशन मानूं, इसको दूसरा इक्वेशन मानूं और इसको तीसरा इक्वेशन मानूं, क्लियर है? वैसे ही मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, है ना, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं। तो अगर मैं इसको 4 बोल दूं, इसको मैं 5 बोल दूं, इसको मैं 6 बोल देता हूं, इसको मैं D बोल देता हूं, इसको मैं E बोलता हूं, इसको मैं F बोलता हूं। तो अगर सेम ऑपरेशन ये मैं कॉलम में आपको करके दिखाना चाह रहा हूं, तो सेम ऑपरेशन आप कॉलम में भी करके देख सकते हो। तो अगर आप कॉलम में लिखोगे तो कौन कौन सा ऑपरेशन होगा? अगर आप 4 को अगर आप D से मल्टीप्लाई करते हो, 4 को D से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या? देखो सेम एलिमेंट है और उसी का सेम कोफैक्टर है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? डेल्टा मिलेगा। दिख रहा है? अगर आप 4 को बाकी E और F से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? इजी है। वैसे ही मैं फिफ्थ को, है ना, फिफ्थ को मैं D E F से मल्टीप्लाई करूंगा। अब आप इजीली ये चीज देख सकते हो, मैंने यहां पे सारा पॉसिबिलिटी आपको लिख के दिखा दिया है ना। देखो मैंने सारा पॉसिबिलिटी आपको लिख के दिखा दिया है। फिफ्थ वाला कौन सा इक्वेशन है?
सेकेंड रो वाला, तो सेकेंड रो को अगर उसी के सेकेंड रो से मैट्रिक्स से को फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंड कॉलम है एक्चुअली में, तो ये डिटरमिनेंट मिल जाएगा, बाकी दोनों जीरो हो जाएगा। क्लियर है? और कैसे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर मैं सिक्स्थ को डी से मल्टीप्लाई करूं, सिक्स्थ को ई से मल्टीप्लाई करूं और सिक्स्थ को एफ से मल्टीप्लाई करूं, है ना, तो ये कौन सा इक्वेशन लिया हमने, थर्ड वाला, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम से करोगे, थर्ड कॉलम के ये कोफैक्टर में कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट मिलेगा, और बाकी सारा दूसरा रो कॉलम हो गया तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटी थी, ये हमने यहाँ पे लिख के आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी बस हमें ध्यान रखना है, लास्ट क्लास में आपको बताया भी था, आपके बुक में एग्जांपल है, उसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि सेम मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये चीज होगा। ठीक है, यहां पे मैं एक और टाइप का डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूं, इसके बाद हम लोग इनवर्स डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास है, हमने माइनर सीख लिया निकालना। ठीक है, तो हमने माइनर निकालना सीख लिया, माइनर आपको निकालना आता है। ठीक है, इसके बाद हमने माइनर से हमने कोफैक्टर निकालना सीखा। ठीक है, और कोफैक्टर से हम अब एडजॉइंट निकालना सीखना है। ठीक है, यहां पे ये ध्यान रखना कि ये दोनों क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है ना। माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, जबकि एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो अब हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखना है ताकि हम क्या करें कि इनवर्स कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमें किसी गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो एडजॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद कैलकुलेशन काफी इजी है ना। पहले आप दो पार्ट कर चुके हो तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन है। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स मैंने ले लिया, ए आई जे इंटू एन क्रॉस एन, है ना, एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, है ना, इज डिफाइंड as the transpose of the matrix कैपिटल ए आई जे, है ना, कैपिटल ए आई जे ऑफ एन क्रॉस एन। और यहां पे कैपिटल देखो, एलिमेंट को हम इसी तरीके से लिखते हैं, है ना, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम स्मॉल ए आई जे से लिखते हैं। यहां पे मैंने एलिमेंट को किससे डिनोट किया, कैपिटल ए आई जे से, और यहां पे कैपिटल ए आई जे क्या है ना, यहां पे लिख लो, वेयर कैपिटल ए आई जे इज द कोफैक्टर of the element aij। क्लियर है? तो यहां पे हमें करना क्या है आपको समझ में आ रहा, इसको लिख लेते हैं पहले, फिर मैं यहां पे ए आई जे। ठीक है, ए आई जे। और एडजॉइंट का नोटेशन क्या होगा, नोटेशन लिख लेते हैं, लिख लो, नोटेशन ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। नोटेशन हम कैसे डिनोट करते हैं, है ना, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो इसका नोटेशन किस तरीके से होगा, इस टाइप से ए डी जे लिखते हैं, है ना, एडजॉइंट का फर्स्ट 3 लेटर और ब्रैकेट में आपको वो मैट्रिक्स लिखना है जिसका आपको एडजॉइंट निकालना है। क्लियर है?
समझ में आ गया कि क्या क्या मैंने, है ना। तो ये एडजॉइंट का डेफिनेशन है, अगर ये आपको समझ में आ रहा हो। देखो ये निकलता कैसे है, तो यहाँ पे जो इसका डेफिनेशन हमें दिया हुआ है, डेफिनेशन ये बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ट्रांसपोज लेना होगा किसका, इस मैट्रिक्स का, है ना। और ये कैपिटल ए आई जे मैट्रिक्स कैसे बन रहा है, कैपिटल ए आई जे मैट्रिक्स बन रहा है जितना हर एक एलिमेंट का जो को फैक्टर है, ठीक है। को फैक्टर मैट्रिक्स हमें निकालना आता है, को फैक्टर हमें निकालना आता है। को फैक्टर को अगर हम उसी के प्लेस पे प्लेस करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स जनरेट होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसका एलिमेंट इन जनरल टर्म में मैं ले रहा हूं, ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और यहाँ पे 3x3 का मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ, A31, A32, A33, ठीक है। अब देखो हर एक एलिमेंट का हमें एडजॉइंट निकालना आता है कि नहीं, सॉरी, हर एक एलिमेंट का हमें माइनर निकालना आता है और कोफैक्टर निकालना आता है, याद होगा आपको, है ना। तो जैसे अगर इस एलिमेंट का अगर हमें माइनर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इस रो और इस कॉलम को हटा देंगे, बाकी जो बचेगा उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन एडजॉइंट निकालने का तरीका वही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हर एक एलिमेंट लिख रहा हूँ A11 और A11 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आप निकाल सकते हो MIJ, है कि नहीं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल A11 लिख सकते हो। कैपिटल A11 क्या है, को फैक्टर है, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा एलिमेंट है और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया और ऐसे ही आप बाकी सारे एलिमेंट्स का भी लिख सकते हो। A12 का क्या हो जाएगा, कैपिटल A12, A13 का क्या हो जाएगा, कैपिटल A13, है ना। ऐसे ही आप स्मॉल A21, है ना। मैं बस ये मान के चल रहा हूँ अगर आपको एलिमेंट दिया हुआ हो तो आप कैपिटल वाला टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास जो को फैक्टर होगा वो हमें निकालना आता है, ठीक ना, वो हमें निकालना आता है। तो ये मेरा A22 हो जाएगा, A22 और ये कैपिटल A23, ठीक है। और एक और लास्ट रो में लिख रहा हूँ A13, A32, A33 और इसका कैपिटल A31, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास को फैक्टर है A32 और A33, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि ये जो आपके पास को फैक्टर्स जितने आए हैं, ठीक है, ये जो आपके पास जितने को फैक्टर आए हैं इन सारे को फैक्टर से हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। इन सारे को फैक्टर से हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक अलग मैट्रिक्स बना रहा हूं यहां पे, ठीक है। करना क्या है हमें कि जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट पे उसके को फैक्टर को पुट करना है, ठीक है। जैसे देखो आप यहां पे पहले वाले में A11 है तो A11 के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर कौन सा है, कैपिटल A11, है ना। तो इसी प्लेस पे मैं यहां पे A11 लिखूंगा। वैसे ही कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, 22, 23, है ना। और ये इस तरीके से मैंने सारा, ये मैंने क्या बनाया, ये मेरा क्या है, मैट्रिक्स ऑफ, इसको आप ये बोल सकते हो मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर। ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर। तो मेरे पास एक गिवन मैट्रिक्स था, उस मैट्रिक्स के को फैक्टर को ज्वाइन करके मैंने क्या बनाया, एक मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर बनाया। लेकिन एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए जब लिखोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या करेगा, इस मैट्रिक्स का हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है कि नहीं। इस गिवन जो ये जो मैट्रिक्स आपने बनाया है ना, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर का हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, है ना। और मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का जब आप ट्रांसपोज लोगे, है ना, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का जब आप ट्रांसपोज लोगे तो देखो आपका एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप एक्चुअली में क्या लिखोगे, A11, और देखो ऊपर वाले में रो था तो ये रो कहां पे आ जाएगा, कॉलम में, है ना। तो ये कहां पे लिखेंगे इसको हम, तो देखो यहां पे मैं A12 A13, है ना। तो ट्रांसपोज निकालना आपको आता है, बस मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। A31 A32 और A33, और यहां से आप इसको एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बना दो तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो हमें यहां तक कैलकुलेट करना आना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और अगर आपको यहां तक सही तरीके से आप कैलकुलेशन कर लेते हो, ठीक है, थोड़ा सा आपको प्रोसेस लेंदी लग रहा होगा, है ना, लेकिन ये सबसे इजी प्रोसेस है इनवर्स निकालने का, क्योंकि इनवर्स निकालने का प्रोसेस काफी लेंदी होता है, ठीक है। मैट्रिक्स वाले पार्ट में हम लोगों ने इनवर्स निकालना नहीं सीखा था क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं था, इसलिए हम लोगों ने वहां पे उसको नहीं सीखा था, लेकिन वहां पे सीखते तो आपको पता चलता कि वो मेथड और भी इससे ज्यादा टफ है, ठीक है। तो अभी तक जो सबसे इजी मेथड हमें इनवर्स निकालने का मिला है वो यही मेथड है, क्लियर है। तो ये हमने एडजॉइंट निकाल लिया, अभी हमने इनवर्स नहीं निकाला, ये एडजॉइंट निकालना। तो एडजॉइंट तक अगर आप निकाल लेते हो तो आपका इनवर्स निकालना इजी है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो मैं कुछ कुछ मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकाल के दिखाता हूं, आप भी क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है, और देखना कि इसका एडजॉइंट कैसे निकलता है, ठीक है। तो एक बार अगर हम एडजॉइंट निकाल पाएंगे तो फिर हम इनवर्स भी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड दी एडजॉइंट ऑफ, मान लो मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 1 2 3 4, ये 2 क्रॉस 2 का मैंने एक मैट्रिक्स लिया, इसका हमें एडजॉइंट बनाना है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को मैं ए मान लेता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। तो कोफैक्टर हमें कैसे लिखना है, मैं यहां पे साइड में अपने इजी के लिए मैं यहां पे एलिमेंट और इधर मैं माइनर और यहां पे कोफैक्टर तीनों में साथ में लिख रहा हूं ताकि मेरा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। पहला एलिमेंट क्या है 1, है ना, पहला एलिमेंट क्या है 1, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा 3, तीसरा चौथा 4, ठीक है। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा आप निकाल सकते हो, चेक करना खुद से, माइनर वगैरह निकालना क्या होता है ना। तो माइनर हम कैसे निकालते हैं, क्या करना है, हमें इस रो और इस कॉलम को हटा देना है, जो बच गया उसी का डिटरमिनेंट लेना है। तो ए 1 क्रॉस 1 का बचा तो माइनर तो कितना हो जाएगा 4, है ना। तो पहला वाला हो गया। 2 का जब निकालेंगे तो 2 को हटा देंगे, क्या बच गया 3, है ना। माइनर में कोई साइन नहीं आता, ठीक है, जो वैल्यू आपका निकल रहा है बस वही वैल्यू आपका आंसर है। 3 का निकालोगे तो कितना आएगा 2, और 4 का निकालोगे तो कितना आएगा 1, क्लियर है। अब जब हम कोफैक्टर लिखेंगे तो कोफैक्टर में हमें साइन भी लिखना पड़ेगा। तो 1 किस पोजीशन पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है ना। तो ये एक्चुअली में क्या है A11 है, A12 है, ये A21 है और ये 22 है, ठीक है। और अब यहां पे साइन देख सकते हो, पहले वाले का साइन क्या होगा प्लस में, दूसरे वाले का माइनस में, इसका माइनस में और इसका प्लस में, है ना। तो ये मैंने इजी सा कैलकुलेट कर लिया। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे लिखूंगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर में पहले बनाऊंगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या हो जाएगा, यहां पे देखो पहले वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है 4, तो यहां पे मैं 4 लिखूंगा। 2 का कितना है -3, 3 का कितना है ना, 3 एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग देखो क्या है -2, तो यहां पे मैं -2 लिखूंगा। और यहां पे 4 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास 1 है, तो यहां पे मैं 1 लिख दिया, ठीक है। अभी तक मेरा एडजॉइंट नहीं आया। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ अगर मैं ये मैट्रिक्स लिखूं, है ना, तो अब अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए लिखूंगा तो कितना होगा, इस वाले मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 4 -3 -2 और 1,
ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो एक्चुअली में हुआ क्या कि यहां पे हमने इस दोनों का जो ओरिजिनल मैट्रिक्स देखो और एडजॉइंट मैट्रिक्स देखो, ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये दोनों एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो गया है और ये दोनों का साइन चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बस आप 2x2 में ही लगा सकते हो, सॉरी। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि ये जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है ये सिर्फ प्रॉपर्टी किसके लिए वैलिड है, ये सिर्फ 2x2 के लिए ही वैलिड है और किसी के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लो कि कोई एक 2x है ना, ये एक पर्टिकुलरली पॉइंट बना के आप नोट कर लो, अगर आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स हो तो उसका आप एडजॉइंट जल्दी निकाल सकते हो, ठीक है, इतना कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 2x2 मैट्रिक्स फॉर 2x2 मैट्रिक्स ए, ठीक है, मान लो मैंने ये लिखा A11 A12 A21 और A22, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, देखो तो यहां पे हमें करना क्या है कि यहां पे देखो ये जो डायगोनल आपके पास दिख रहा है, ये जो डायगोनल है ना, इस डायगोनल को हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो इसको हमें क्या करना है, इंटरचेंज दी डायगोनल एलिमेंट, है ना। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, A22 A11, है ना। और ये जो आपके पास ये एलिमेंट बचा हुआ ये वाला, ठीक है, इस वाले एलिमेंट का क्या करना है, इसका हमें, है ना, जस्ट चेंज द साइन, है ना। तो यहां पे क्या है, तो इसको मैं -A12 लिखूंगा, ठीक है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, -A12 और इसका साइन क्या हो जाएगा, -21, ठीक है। तो ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए आप इजीली निकाल सकते हो। यहां पे देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज हुआ, है ना, तो फाइनल जो आंसर निकला देखो ये दोनों इंटरचेंज हुआ है और इस दोनों में क्या फर्क पड़ा है, बस साइन का फर्क पड़ा है, ठीक है। तो 2x2 का आप इस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है ना, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, सिर्फ 2x2 के लिए। दिस मेथड इज वैलिड, लिख लो, दिस मेथड इज वैलिड ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स, है ना, और किसी मैट्रिक्स के लिए आप इस तरीके से मेथड अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया, मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट कैलकुलेट किया, ठीक है। तो इजीली आप समझ सकते हो कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है और क्या करना है, ठीक है। तो यहां तक हमने किया। एक 3x3 का मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं, उसका हम लोग एडजॉइंट निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स हम लोग 3x3 का ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिलेंगे जहां से आपको वो एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से देखना, है ना। मान लो मैं ये ले रहा हूं 133 143 और 134, ठीक है। इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से वही मेथड अप्लाई करूंगा। सबसे पहले मैं एलिमेंट्स लिखूंगा, ठीक है ना। एलिमेंट्स के बाद हम सबका माइनर निकालेंगे और सबका हम कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक नहीं हो। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, है ना, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा आपका,
ठीक है। तो देखो पहला एलिमेंट क्या हमारा A11 ले लेते हैं, ठीक है। तो सारे एलिमेंट को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी करो वो आप सही तरीके से करो, ठीक है। इसमें कहीं पे भी गलती नहीं करना, क्योंकि एक एलिमेंट भी अगर आप गलत निकालते हो तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको बस स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है ना। इनवर्स में मैक्सिमम टाइम पे गलती यहीं पे होती है कि बस थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, ठीक है। और थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आपका आंसर कभी मैच नहीं करेगा। A11 एलिमेंट क्या है, फर्स्ट, है ना। A12 क्या है, 3, A13 क्या है, 3, है ना। देखो मैं सारे एलिमेंट को उसी के अकॉर्डिंग प्लेस पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब मुझे अगर माइनर निकालना है 1 का, 1 कौन सा 1, जो A11 पोजीशन पे, इस वाले का, तो इस वाले का अगर मैं माइनर निकालूंगा तो आप कैलकुलेट करके देखना कितना रहा है, 16 - 9 कितना रहा है, 7, चेक करना आप, ठीक है। मैं बस ये डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप चेक करके देखना कितना होगा। अगर मैं सेकेंड वाले का निकालूं तो सेकेंड वाले का कितना आ जाएगा, 1, चेक करके आप देखना, ठीक है। थर्ड का फिर से निकालोगे, इसका आपका फिर से 1 आएगा, ठीक है। तो आप हर एक एलिमेंट का कैलकुलेट करते जाओ, ठीक है। मैं सारे एलिमेंट का लिखता जा रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं हर एक एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट किए जा रहा हूं। इसके बाद A13 का 1 आ गया, ठीक है। ये वाला -1 होगा, देखना A13 का करोगे तो 3 - 1, हाँ -1 आएगा, ठीक है। A21 का निकालना, A21 का -3 आएगा, चेक करना। A22 का करोगे, A22 का 1 आएगा। A23 का निकालोगे, A23 का 0 आ जाएगा। A31 का निकालोगे, A31 का -3 आएगा, ठीक है। A32 का फिर से 0 आएगा और A33 का आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। चेक करके बताना मुझे। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका को फैक्टर होगा, है ना, तो को फैक्टर का बस हमें साइन ऐड करना है। तो पहले वाले का प्लस, इसका माइनस, है ना, इसका प्लस, चेक करके देखना ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। इसका करोगे A21 का, है ना, तो A21 का अगर आप करोगे तो यहाँ पे चेक करना, ये प्लस होगा शायद, तो यहाँ पे आपका -3 आ जाएगा, ठीक है। इसका 1 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका जब करोगे नेक्स्ट का, तो ये आपका -3 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। तो मैंने सारे मैट्रिक्स का, मैंने सारे एलिमेंट का मैंने को फैक्टर निकाल लिया और सबको मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा, है ना। तो पहले प्लेस पे क्या आएगा, 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ठीक है। और इसका जब मैं एडजॉइंट लिखूंगा, ठीक है, तो इसका एडजॉइंट आप क्या लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए जब लिखोगे तो हमें इस मैट्रिक्स का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना, क्योंकि ट्रांसपोज लेना लोग भूल जाते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें बहुत ज़्यादा होता है ना। और ये सब 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास आएगा ही, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखना बस कि ये चीज़ होता है इस तरीके से, ठीक है। कैलकुलेशन है लेकिन करना पड़ेगा, अगर मार्क्स चाहिए तो ये चीज़ आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एडजॉइंट वाला पार्ट, कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट दिया रहे, एडजॉइंट निकालना हो तो हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है, इजी है। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल, जो हमारा मेन एम था। मेन एम क्या था, हमें इनवर्स निकालना, ठीक है। तो अब हम आते हैं इनवर्स पे, कि इनवर्स कैसे निकलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनवर्स, देखो क्या होगा। तो अब हम आते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे, ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे। और यहाँ पे देखो, इसको इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट या लिख लो पहले, ठीक है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लिख लो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व करने का,
ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि अभी हम इसको डिटर्मिनेंट, इसका इनवर्स निकालना सीखते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। ठीक है, तो देखो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा इनवर्स का जब हमने डेफिनेशन किया था कि हमें दो मैट्रिक्स इस तरीके से फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट क्या हो, आइडेंटिटी हो जाए, है ना, और इसको आप रिवर्स तरीके से भी करो तो भी आपको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यही मेथड हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन, तो बेसिक डेफिनेशन वही है, वही डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होता है, लिख लो पहला चीज फॉर अ, ठीक है, फॉर अ, है ना, इनवर्स हमेशा किसका निकलता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का लिखता है। फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, है ना। देखो इसमें हम क्या करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। ये आप अगर आप किसी एडजॉइंट को उसी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कि आपको आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल जाता है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या मिलता है, यहां पे मैं एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको अगर आप रिवर्स ऑर्डर में भी करो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, ये दोनों चीजें इक्वल आती है, कैसे आती है इसको हम अभी प्रूफ करेंगे। और ये चीज इक्वल किसके होता है, देखो ये ए क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स है, एडजॉइंट क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ही आना चाहिए, है ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, देखो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं आपको। अगर मान लो कि मेरे पास एक इन जनरल मैं आपको एक मैट्रिक्स से सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, A11 A12 A13, है ना, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास है, और इसका जब आप एडजॉइंट कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, एडजॉइंट क्या बनेगा, एडजॉइंट A11 से बनेगा, है ना। तो मैं कैपिटल A11 के टर्म में आपको एडजॉइंट लिख के दिखा रहा हूं, है ना, और ये क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा। तो एडजॉइंट आप लिखोगे तो ये इस तरीके से आएगा, याद रखना, A21 A22 A23 और ये A31 A32 A33, है ना। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब लेते हैं तब हमें एडजॉइंट मिलता है। तो ये मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो ये एडजॉइंट मिल गया। अब देखो आप मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हमें निकालना है, यहाँ पे देखो, है ना। तो यहाँ पे मैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a करके आपको दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स है A11 A12 A13। ठीक है, तो मैंने A मैट्रिक्स लिखा, और ठीक है, ये सब कैलकुलेशन आपको बाद में नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार देखना है कि ये चीज कैसे हो रहा है। ठीक है, और इसी को मैं दूसरे एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आप ध्यान दोगे कि ऑर्डर दोनों का देखो 3 क्रॉस 3 का है ना, तो रो एक का कॉलम और एक का रो सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको याद होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करेंगे, है ना। तो यहां पे देखो अगर आप फर्स्ट रो को उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो A11 इंटू कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13, है ना। और जस्ट अभी आपको बताया था
कि अगर एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिलेगा, है कि नहीं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉरी ठीक है। तो देखो मैंने बोला कि आपको याद होगा कि जस्ट अभी स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर्टी बताया था, दो प्रॉपर्टी मैंने बोला था इसको हम यूज करेंगे आगे। देखो यही चीज यूज हो रहा है यहाँ पे। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो एक्चुअली में आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअली में आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा, है ना। क्योंकि देखो क्या होगा, फर्स्ट वाला टर्म A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, है ना, A13 प्लस कैपिटल A13, है ना। और आपको पता है कि सेम रो को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट आपके पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A। फिर इसको आप इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 0 0। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि देखो दूसरा सेम रो को हम दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सेम ये आपका 0 हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A देगा, ये 0 होगा, ये 0 0 और ये डिटर्मिनेंट A दे देगा, ठीक है। बाकी सारा मल्टीप्लाई करके देखना, जो स्टार्टिंग में आपको 9 लिखवाए थे, है ना, कहाँ पे 0 होता है कहाँ पे क्या होता है, वो सब चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, तो यहाँ पे देखो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखो सब में A है ना, ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स से मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A बाहर निकाल सकता हूँ क्या, और डिटर्मिनेंट ऑफ A बाहर निकाल लोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, है ना। और इसी चीज को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते, एडजॉइंट ऑफ A को अगर आप कैपिटल A से मल्टीप्लाई करते तो भी आपको सेम ही चीज मिलती, है ना, तो भी आपको सेम ही चीज मिलती। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको आप एक थ्योरम की तरह लिख लेना, ये थ्योरम 1 करके दिया हुआ है आपके बुक में, ठीक है। तो ये थ्योरम है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं आपको इनवर्स बता रहा हूं कि इनवर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स अब कैसे निकालेंगे, ठीक है। इनवर्स के लिए आपको याद है कि हमारे पास A इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, I आना चाहिए, और B इंटू ए का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन I आना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे। यहां पे देखो हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन A और एडजॉइंट ऑफ A में है, ठीक है। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू किसके इक्वल है, मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, है ना। और ये हमारे पास एक इस टाइप का ये चीज है, ठीक है। हमें ये पता है कि हमें यहाँ पे एक्चुअली में ये देखो ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है ना, लेकिन हमें एक्चुअली में यहाँ पे A इंटू आई नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ I चाहिए, है ना। तो हम इसको पूरे डिटर्मिनेंट को, इस पूरे को डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू I, और इसको भी मैं इस तरफ से डिवाइड कर दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू कैपिटल A। देखो सेम इस फॉर्मेट का बना क्या, है ना, इस फॉर्मेट का ये बन रहा है। इसका मतलब इस वाले को हम क्या बोलेंगे, इस वाले का इनवर्स, है ना। तो यहां पे देखो A इंटू A इनवर्स क्या मिलेगा, I मिलेगा, और A इनवर्स इंटू A क्या मिलेगा, I मिलेगा। यानी A इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, A इनवर्स की वैल्यू हो गई एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, है ना। देखो ये हमारा इनवर्स अब यहां पे निकला, क्लियर है। तो A इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, A इनवर्स निकालने के लिए आपके पास कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, और किसी भी मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है कि नहीं, किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखो ये हमारा इनवर्स हो गया। अब ये इनवर्स कब पॉसिबल है, ये इनवर्स कब पॉसिबल है, जब डिनोमिनेटर वाली चीज क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, याद होगा, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, है ना, इफ
डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देन मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। ठीक है, तो अगर कोई आपको पूछ रहा है कि कोई मैट्रिक्स अगर आपको दे दे और पूछे कि बताओ क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आपके पास 0 आ जाती है ना, तो हम बोलेंगे कि उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो आप यहां से देखो ये चीज कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है तब हम उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेप हमें ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे एडजॉइंट एडजस्ट अभी आपको मैंने निकालना बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप है ना इनवर्स आप कैलकुलेट करने का ट्राई करना। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, इस क्वेश्चंस को आप ट्राई करना। बाकी एक दो प्रॉपर्टीज है इसकी इनवर्स की, तो वो प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभी देख लेंगे कि कैसे निकालना होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.5 में आपके पास जो एक तो आपको वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 में आपको एडजॉइंट निकालना है, 3 4 में आपको वेरीफाई करना है, और 5 से आगे हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो आप ये क्या करना अप टू 7 तक। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, इजी सारे क्वेश्चन है। आपको एक बार ये सब लेकिन करना आपको जरूरी है, नहीं करोगे तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन ट्राई करना। इनवर्स का ही और कुछ पार्ट बाकी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी हमने सिर्फ इसका इनवर्स सीखा है कि इनवर्स कैसे निकलता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स की प्रॉपर्टी सीखेंगे कि प्रॉपर्टी कैसे निकलता है ना, प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, तो वो सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, और प्रीवियस वाले चैप्टर के जितने क्वेश्चंस बचे हैं वो सारे क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करते रहना। ठीक है, जो भी डाउट आता है वो आप पूछते रहना। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग इसका शीट दे दूंगा, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर काफी इजी है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो वो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन सिर्फ कहां पे है? इनवर्स वाले पार्ट में, और किसी पार्ट में कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो इस वाले पार्ट में कैलकुलेशन है, तो करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, फिर हम लोग इसी को आगे नेक्स्ट क्लास में इसके प्रॉपर्टी से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ना, और फिर आपका ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो। ओके, चलो बाय।